क्या हो अगर ये पता चले कि दुनिया भर में महात्मा गांधी की जो छवि सबसे ज्यादा मशहूर है, एक आत्मिक पश्चिमी मसीहा और 20वीं सदी के सबसे बड़े संत की, वो दरअसल एक ऐसे व्यक्ति ने बनाई थी जिसने कभी भारत में कदम ही नहीं रखा था। हाँ, और ना ही वो इंसान कभी वास्तव में गांधी से मिला था। ये सच में इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो आमतौर पर स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल। और जरा इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसकी मूर्तियां हर देश में हैं और जिसके नाम पर हर बड़े शहर में एक सड़क है। उसकी सबसे बड़ी ग्लोबल इमेज एक ऐसे इंसान ने गढ़ी जो उन्हें वास्तव में जानता तक नहीं था। अरे, ये सबसे हैरान करने वाली बात है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा किस्सा नहीं है। ये उस विशाल मिथ मेकिंग यानी छवि निर्माण का हिस्सा है जिसने असली और जटिल गांधी को पूरी तरह ढक दिया। तो आइए इस गहन चर्चा में इन सभी रहस्यों को विस्तार से समझते हैं। हमारा आज का स्रोत क्लॉड मार्कोविट्स की बेहतरीन पुस्तक द अनगांधियन गांधी, द लाइफ एंड आफ्टर लाइफ ऑफ द महात्मा है। सही कहा। और इस चर्चा का मेन मकसद उस रहस्य को समझना है कि आखिर कैसे पश्चिमी दुनिया, भारत की आम जनता और खुद गांधी ने अपनी इस छवि को अलग अलग तरीके से गढ़ा। तो इस संत वाली इमेज का आखिर सोर्स क्या था? मतलब वो कौन था जिसने बिना मिले इतना बड़ा पीआर कैंपेन चला दिया? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात निकल कर आती है वो ये है कि इस पश्चिमी छवि के पीछे सबसे बड़ा हाथ एक फ्रेंच लेखक का था। उनका नाम रोमेन रोलैंड था। अच्छा, रोमैन रोलैंड? हाँ, 1920 के दशक में रोलैंड ने गांधी पर एक किताब लिखी जिसने पूरे यूरोप में धूम मचा दी थी। रोलैंड ने गांधी को एक ऐसे पश्चिमी मसीहा के रूप में पेश किया जो बिल्कुल जीसस क्राइस्ट या सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जैसे थे। वेट, एक सेकंड, लेकिन क्यों? मतलब एक इंसान जो उनसे कभी मिला ही नहीं, उसने अचानक से उन्हें क्राइस्ट जैसा क्यों बना दिया? इसके पीछे आखिर क्या सोच काम कर रही थी? इसको समझने के लिए हमें उस वक्त के यूरोप को देखना होगा। ये बेसिकली प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद का दौर था। ओह, तब तो पूरा यूरोप तबाह हो चुका था। एग्जैक्टली। पूरा यूरोप युद्ध की विभीषिका और खून खराबे से गुजर रहा था। पश्चिमी समाज अपनी उस भौतिकवादी और इंडस्ट्रियल सोच से पूरी तरह निराश हो चुका था, क्योंकि उसी सोच ने उन्हें इस भयानक युद्ध तक पहुंचाया था। तो उन्हें किसी उम्मीद की तलाश थी? हाँ, उन्हें एक ऐसी आत्मिक शांति की तलाश थी, एक ऐसी सेवियर की जरूरत थी जो शांति का प्रतीक हो। रोमैन रोलैंड ने गांधी की भौतिक कमजोरी और उनकी नैतिक शक्ति के बीच के अंतर को पकड़ा। मतलब एक पतला दुबला इंसान जो अकेले एक पूरी एम्पायर से लड़ रहा है। बिल्कुल। रोलैंड ने एक भारतीय नेता को देखा जो ब्रिटिश एम्पायर को बिना किसी हथियार के चुनौती दे रहा था, और इसको उन्होंने पश्चिमी दर्शकों के लिए एक मसीहा की कहानी में फिट कर दिया। तो ये तो बेसिकली एक अंधा पीआर कैंपेन हो गया, जहां कैंपेन मैनेजर अपने सबसे बड़े क्लाइंट से कभी मिला ही नहीं। वो बस यूरोप की निराशा को शांत करने के लिए एक कैरेक्टर ढूंढ रहे थे और गांधी उन्हें बिल्कुल फिट लगे। सही पकड़ा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पश्चिम ने गांधी को वास्तव में समझने की कोशिश की ही नहीं? उन्होंने बस अपनी शांति की तलाश को जबरदस्ती गांधी के ऊपर थोप दिया? मैं बिल्कुल यही कहूंगी। ये एक पूरी तरह थोपी हुई छवि थी, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यूरोप के अलग अलग फैक्शंस ने गांधी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। जैसे कि कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे फ्रांस का ही उदाहरण ले लीजिए। वहाँ कैथोलिक विचारधारा वाले लोग गांधी में एक महान आध्यात्मिक गुरु देख रहे थे जो ईसाई मूल्यों को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा, और बाकी फैक्शंस? दूसरी तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, जैसे मशहूर लेखक हेनरी बारबूसे। उन्हें आध्यात्मिक गुरु नहीं बल्कि लेनिन जैसा एक एंटी इंपीरियलिस्ट क्रांतिकारी नेता समझते थे। अरे वाह! कैथोलिक उन्हें संत मान रहे हैं और कम्युनिस्ट उन्हें लेनिन मान रहे हैं। और राइट विंग का क्या रिएक्शन था इस सब पर? राइट विंग या दक्षिणपंथी फैक्शंस जैसे कि एक्शन फ्रांसेस, जो एक फार राइट और नेशनलिस्ट मूवमेंट था, उन्होंने तो गांधी को दुश्मन और ढोंगी माना। दुश्मन किस वजह से? क्योंकि एक्शन फ्रांसेस की सोच कॉलोनियल ताकत पर आधारित थी। उनके लिए गांधी एक एंटी कॉलोनियल एजिटेटर थे जो यूरोप के दबदबे को चुनौती दे रहे थे। स्रोत में 1931 के पेरिस के मैजिक सर्कस की एक मीटिंग का बहुत रोचक जिक्र है। ओह, वहाँ क्या हुआ था? वहाँ राइट विंग प्रेस ने उनका खुलेआम मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें नकली फकीर तक कहा गया। ये सच में हैरान करने वाला है। एक ही इंसान एक ही वक्त में किसी के लिए संत, किसी के लिए लेनिन और किसी के लिए ढोंगी फकीर बन जाता है।
और ये सिलसिला यही नहीं रुका। हॉलीवुड तक ने इस छवि को अपने हिसाब से मोड़ दिया। हाँ, मुझे तुरंत 1982 में आई रिचर्ड एटनबरो की मशहूर फिल्म गांधी याद आ रही है। कई लोग उस फिल्म को एक स्टैंडर्ड इतिहास मानते हैं, पर स्रोत कुछ और ही कहता है ना? बिल्कुल। स्रोत विश्लेषण करता है कि उस फिल्म ने दरअसल गांधी को पश्चिमी दर्शकों के हिसाब से पूरी तरह से डी-हिंदुआइज कर दिया था। इस डी-हिंदुआइज्ड शब्द को थोड़ा विस्तार से समझाइए। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या निकाला जाए यहाँ? देखिए, गांधी के विचार और उनका जीवन दर्शन बेहद गहराई तक हिंदू धर्म और दर्शन से जुड़ा हुआ था, जैसे उनकी तपस्या, संन्यास, मोक्ष का ख्याल और उनकी भगवद गीता की इंटरप्रिटेशंस। हाँ, वो चीजें जो उनके कोर में थीं। पर हॉलीवुड की फिल्में आमतौर पर इतनी जटिल और दार्शनिक बातों को आसानी से नहीं पेश कर पाती। दर्शकों को एक क्लियर नैरेटिव चाहिए होता है, इसलिए एटनबरो ने उन जटिल धार्मिक विश्वासों को धुंधला कर दिया। तो उन्होंने उन्हें कैसा दिखाया? उन्होंने गांधी को एक आधुनिक, सेक्युलर, सिविल राइट्स हीरो के रूप में पेश किया, कुछ हद तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसा एक मार्टर जिसे दुनिया का कोई भी पश्चिमी व्यक्ति आसानी से समझ सके। मतलब हॉलीवुड ने अपनी सुविधा के अनुसार उनके आदर्शों के मूल को निकालकर एक यूनिवर्सल सेक्युलर हीरो का कवर चढ़ा दिया है। तो ये तो हुई पश्चिम की बात, लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा था? भारत में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। अगर पश्चिम दूर से अपनी छवि बना रहा था, तो गांधी खुद ग्राउंड पर अपना मैसेज कैसे कंट्रोल कर रहे थे? मुझे लगता है उनके कपड़ों का बहुत रोल था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। गांधी का पहनावा उनकी आत्मिक और राजनीतिक यात्रा का सबसे सटीक प्रतीक है। उनका एक पूरा सफर रहा है कपड़ों को लेकर। हाँ, सफर शुरू होता है लंदन और साउथ अफ्रीका में एक वेस्टर्न सूट पहनने वाले वकील से। फिर वो भारत आकर एक काठियावाड़ी किसान का रूप धारण करते हैं, जहां पगड़ी और धोती पहनते हैं। और आखिर में सब छोड़ देते हैं। बिल्कुल, आखिरकार 1921 में वो सब कुछ त्याग कर सिर्फ खादी का एक लॉइन क्लॉथ यानी छोटी धोती अपनाते हैं। लेकिन स्रोत इस पर क्या कहता है? क्योंकि आम धारणा यह है कि उन्होंने आत्मिक संन्यास लेने के लिए या गरीबी को ग्लोरीफाई करने के लिए सूट छोड़ दिया था। यहाँ स्रोत एक बहुत बड़ी भ्रांति को तोड़ता है। 1921 में वो आखिरी धोती अपनाना शुरुआत में धार्मिक संन्यास का प्रतीक बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? दरअसल ये उन सबसे गरीब भारतीयों के साथ एकजुटता यानी सॉलिडेरिटी दिखाने का एक व्यवहारिक तरीका था। उन दिनों खादी का कपड़ा मिल के कपड़ों से महंगा पड़ता था। तो आम लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे? एग्जैक्टली। देश के सबसे गरीब लोग खादी खरीदने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए गांधी ने तय किया कि अगर गरीब देशवासियों के पास पहनने को पूरा कपड़ा नहीं है, तो वो भी उतना ही कपड़ा पहनेंगे जितना उनके पास है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जरूर, बोलिए। क्या ये सच में सिर्फ सॉलिडारिटी या आत्मिक त्याग था? जरा उस वक्त की स्थिति को सोचिए। आम जनता आमतौर पर पढ़ी लिखी नहीं थी। वो लंबे अखबारी लेख या एब्स्ट्रैक्ट अहिंसा की थियरी नहीं पढ़ सकती थी। ये पॉइंट तो है। तो क्या बार बार कपड़े बदलना, सादगीपन अपनाना और चरखा चलाना, क्या ये आम जनता तक सीधे पहुंचने के लिए एक सोच समझकर बनाई गई शानदार राजनीतिक ब्रांडिंग नहीं थी? अरे, ये बहुत ही बढ़िया एनालिसिस है। गांधी एक बेहद कुशल रणनीतिकार यानी स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने बखूबी समझा था कि भारत की आवाम को शाब्दिक भाषणों से ज्यादा दृश्य चिन्हों यानी विजुअल सिंबल से जोड़ा जा सकता है। मतलब वो बिना कुछ बोले अपना संदेश दे रहे थे। हाँ, उन्होंने मर्चेंट क्लास और आम जनता दोनों को साधने के लिए एक व्यवहारिक सन्यासी का रूप गढ़ा था। एक तरफ व्यापारी वर्ग उनके स्वदेशी मूवमेंट की कदर करता था, जिससे ब्रिटिश मिल्स को आर्थिक नुकसान हो रहा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थी आम किसान जनता, जो उनके त्याग और सन्यासी रूप को देखकर उन्हें एक आत्मिक देवता मानने लगी थी। दोनों वर्ग उनके इस एक रूप में अपनी अपनी जरूरत देख रहे थे। परंतु यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा और थोड़ा डार्क मोड़ आता है। एक नेता जो संदेश भेजता है, जनता हमेशा उसे वैसा नहीं समझती। ये मुझे बचपन के उस कानफुसी या चाइनीज विस्पर्स वाले खेल की याद दिलाता है। वो खेल जिसमें संदेश आखिर तक पूरा बदल जाता है। हाँ, वही। एक लाइन में लोग खड़े होते हैं, पहला व्यक्ति कान में बोलता है गांधी जी अहिंसा चाहते हैं, और आखिरी व्यक्ति तक वो बन जाता है गांधी जी चाहते हैं हम विरोधियों को मार भगाएं। अगर इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखा जाए तो ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक बैठती है। स्रोत में इतिहासकार शाहिद आमीन द्वारा किए गए 1921 के गोरखपुर अध्ययन का बहुत प्रभावशाली हवाला दिया गया है। गोरखपुर में क्या हो रहा था उस वक्त?
वहां के किसानों ने गांधी के प्रतीकों और संदेशों का बिल्कुल अलग ही अर्थ निकाला था। उन्होंने गांधी को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक देवता या विष्णु का अवतार ही मान लिया था। विष्णु का अवतार मतलब सीधे भगवान का दर्जा, ऐसा क्यों हो रहा था? इसके पीछे कृषि पर आधारित समाज की मनोविज्ञान काम कर रही थी। ऐसे समाज में जहां लोग मौसम और जमीन पर निर्भर थे, वहां सत्ता के खिलाफ विद्रोह को दैवीय बदले के रूप में देखा जाता था। क्योंकि वो खुद अकेले लड़ने की कल्पना नहीं कर सकते थे। सही बात है। एक अनपढ़ किसान ब्रिटिश साम्राज्य से अकेले नहीं लड़ सकता था, पर वो इस पर विश्वास कर सकता था कि एक देवता उनके दुख दूर करने आया है। गोरखपुर में तब अजीब अफवाहें फैली हुई थीं। किस तरह की अफवाहें? जैसे कि गांधी के पास जादुई शक्तियां हैं। लोग मानते थे कि अगर कोई उनका विरोध करेगा तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी, उसका गेहूं तिल में बदल जाएगा या उसके परिवार पर कोई पाप का साया पड़ जाएगा। ये तो किसी जादुई जहावी जैसा लग रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इन किसानों ने उनका समर्थन किन तरीकों से किया। स्रोत तो कहता है कि उन्होंने खुलेआम हिंसा की। हाँ, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। अहिंसा के मसीहा के नाम पर गोरखपुर के किसानों ने जबरदस्ती का इस्तेमाल किया। उन्होंने डर धमकाकर लोगों से शराब और तंबाकू छुड़वाया। और जो नहीं माने उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो भी गांधी जी के नाम पर। डर दिखाकर अहिंसा मनवाना, ये तो तर्क का सर्वनाश है। जनता ने गांधी के संदेश को अपनी स्थानीय जरूरतों और अपने जमींदार विरोधियों को हराने के एक हथियार के रूप में बदल दिया था। उन्हें हिंसा करने का एक मॉरल जस्टिफिकेशन मिल गया था कि हम जो कर रहे हैं वो महात्मा के आदेश पर कर रहे हैं। बिल्कुल। और जहां तक अहिंसा का सवाल है, कई किसानों ने तो उनकी अहिंसा को सिर्फ अंग्रेजों को धोखा देने की एक टैक्टिकल चाल समझा था। उन्हें लगता था कि जब वक्त आएगा तो गांधी जी खुद उन्हें ताकत का इस्तेमाल करने की इजाजत दे देंगे। जनता ने संदेश को वही बना दिया जो उन्हें उस वक्त चाहिए था। तो एक तरफ पश्चिम ने उन्हें मसीहा बनाया और दूसरी तरफ जनता ने चमत्कारी देवता बनाकर अहिंसा को हिंसा में तब्दील कर दिया। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या हम गांधी द्वारा खुद लिखा गया इतिहास यानी उनकी आत्मकथा पर विश्वास कर सकते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। स्रोत कहता है कि गांधी की जीवनी लिखना बायोग्राफर्स के लिए एक लगभग असंभव कार्य रहा है। पर क्यों? वो तो हमेशा सत्य की बात करते थे। उनकी आत्मकथा का नाम ही एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी ने अपनी आत्मकथा 1920 के दशक में जेल में लिखी थी। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने ये किताब बिना किसी नोट्स या डायरी के सिर्फ अपनी स्मृति के आधार पर लिखी थी। सिर्फ याददाश्त के भरोसे? तो उसमें फैक्ट्स कम होंगे फिर। एकदम सही। स्रोत पॉइंट आउट करता है कि इस किताब में उनके साउथ अफ्रीका के दिनों के बारे में बहुत ही कम तथ्यात्मक जानकारी मिलती है, जबकि वो उनके विकास का अहम दौर था। कोई खास तथ्य जिसे उन्होंने धुंधला किया हो? जैसे उन्होंने जानबूझकर उन अमीर मुस्लिम व्यापारियों के योगदान को धुंधला कर दिया, जिन्होंने शुरुआत में साउथ अफ्रीका में उन्हें पनाह दी थी और उनका बड़ा समर्थन किया था। रुकिए। द मैन ऑफ ट्रूथ, जिसका पूरा ब्रांड ही सत्य था, वो खुद अपनी आत्मकथा में फैक्ट्स धुंधला कर रहे थे। ये तो किसी मॉडर्न डे सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसा लग रहा है। अरे ये एनालॉजी बड़ी सटीक है। एक क्यूरेटेड फिल्टर, जहां वो सिर्फ वही दिखा रहे थे जो वो चाहते थे कि दुनिया देखे। अगर फैक्ट साइड में थे तो उस किताब का आखिर मकसद क्या था? गांधी अपनी आत्मकथा को किसी पॉलिटिकल डायरी की तरह नहीं लिख रहे थे। वो चाहते थे कि लोग इस सफर को एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह पढ़ें। मतलब मॉरल लेसन की तरह। हाँ, वो दिखाना चाहते थे कि कैसे एक साधारण कमजोर इंसान अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर एक महान स्थिति तक पहुंचता है। उनका फोकस बाहरी फैक्ट्स पर नहीं बल्कि अपनी इनर जर्नी पर था। तो इसका वास्तव में क्या असर पड़ा, खासकर उन इतिहासकारों पर जो उस आत्मकथा को रेफरेंस मानते हैं? इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया। एरिक्सन और जूडिथ ब्राउन जैसे बड़े बायोग्राफर्स को इस टेक्स्ट का विश्लेषण करने में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि टेक्स्ट फैक्ट से ज्यादा आदर्शों से भरा था। बिल्कुल। गांधी खुद अपने सबसे बड़े मिथ मेकर थे। इतिहासकारों के लिए ये अलग करना असंभव सा हो गया कि कहाँ उस आम इंसान मोहनदास की कहानी खत्म होती है और कहाँ से महात्मा का मिथक शुरू होता है। ये सच में कमाल का पॉइंट है। हालांकि गांधी ने अपनी जीते जी छवि नियंत्रित करने की कोशिश की, परंतु स्रोत बताता है कि 1948 में मृत्यु के बाद चीजें उनके हाथ से निकल गई।
हाँ, उनकी विरासत का एक तरह से बंटवारा हो गया था। मुझे ये बिल्कुल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह लगता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो सोर्स कैसे? मतलब मूल कोड गांधी जी का है, पर उसके बाद आए हर पॉलिटिकल ग्रुप ने इस कोड में अपने अपने मुताबिक फीचर्स ऐड कर लिए और जो कोड पसंद नहीं आया उसे सीधा डिलीट कर दिया। अरे वाह, ये ओपन सोर्स वाली एनालॉजी यहाँ बहुत फिट बैठती है। मृत्यु के बाद सच में एक खींचतान शुरू हो गई। विभिन्न नेताओं ने उन्हें अपने अपने हिसाब से क्लेम किया। सबसे बड़ा उदाहरण जवाहरलाल नेहरू का है। नेहरू ने उन्हें राष्ट्रपिता तो घोषित कर दिया था। हाँ, नेहरू ने उन्हें फादर ऑफ द नेशन बनाकर एक सेक्युलर संत के रूप में स्थापित किया, परंतु उस कोड का एक बड़ा हिस्सा डिलीट भी कर दिया। कौन सा हिस्सा? ग्रामीण आर्थिक विचार। एग्जैक्टली। नेहरू को गांधी के ग्रामीण विचार जैसे चरखा और सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस अपने आधुनिक राज्य निर्माण के खिलाफ लगे। नेहरू का विश्वास सोवियत स्टाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन और बड़े डैम्स में था। तो स्पिनिंग व्हील इकोनॉमिक्स उन्हें बैकवर्ड लगी होंगी। हाँ, इसलिए नेहरू ने उन्हें मूर्तियों में तो स्थापित कर दिया, पर उनके आर्थिक मॉडल को राजनीति से किनारे कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ लोग थे जिन्होंने इस कोड के बिल्कुल दूसरे हिस्सों को उठाया, जैसे विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के जरिए गांधी के ग्रामीण सामाजिक सुधारों को जिंदा रखा। उसके बाद जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सिज्म और गांधीज्म को मिलाकर एक टोटल रेवोल्यूशन की शुरुआत की। जेपी ने गांधी की छवि को दोबारा एक क्रांतिकारी रूप में लाकर खड़ा कर दिया। पर यह ओपन सोर्स सिलसिला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। 1970 के दशक तक आते आते पर्यावरणवादियों ने उन्हें नया जीवन दे दिया। सही कहा। 1970s में जब दुनिया पोल्यूशन से घबराने लगी, तब अर्नस्ट शूमाकर नाम के अर्थशास्त्री ने किताब लिखी, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। तो उन्होंने वही आर्थिक मॉडल जिंदा किया जिसे नेहरू ने किनारे कर दिया था। हाँ, शूमाकर ने तर्क दिया कि एंडलेस इकोनॉमिक ग्रोथ पर्यावरण को नष्ट कर देगी। इसका समाधान गांधी के गांव स्तर की आत्मनिर्भरता में ही है। इसके बाद जर्मनी की ग्रीन पार्टी और चिपको आंदोलन ने गांधी को एक एनवायरमेंटल पायनियर बना दिया। एक इंसान जो अहिंसा की बात करता था और वो प्रकृति के प्रति अहिंसा का प्रतीक बन गया था। तो मतलब सबने अपने मुताबिक अपना गांधी निकाल लिया। नेहरू का गांधी अलग, किसानों का अलग, जेपी का अलग और इकोलॉजिस्ट का अलग। ये देखना सच में दिलचस्प है कि एक इंसान की इतनी अलग अलग दिशाओं में कैसे प्रयोग किया गया। इन सब बिखरे टुकड़ों को देखकर एक बड़ा सवाल आता है, जब सबने अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें बदल दिया, तो क्या गांधीज्म जैसी कोई ठोस परिभाषा सच में कभी बची थी? क्लॉड मार्कविट्ज की किताब पढ़ने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि गांधीज्म की कभी कोई एक ठोस परिभाषा थी ही नहीं। ये कोई रिजिड डॉक्ट्रिन नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो एक बेहद खुला और लचीला विचार है, और यही लचीलापन गांधी की सबसे बड़ी सफलता है। जब भी दुनिया को शांति की, मास मोबिलाइजेशन की या पर्यावरण रक्षा की जरूरत होती है, लोग उनके विचारों से अपनी जरूरत निकाल लेते हैं। भले ही लोग उन्हें पूरी तरह ना अपनाएं, पर उनके विचारों का एक हिस्सा हर दौर में प्रासंगिक बना रहता है। तो इस पूरी चर्चा का संक्षेप करें तो हमने देखा कि इतिहास की किताबों में जो सीधी मूर्ति दिखती है वो वास्तव में कितनी जटिल है। सही में, हमने देखा फ्रांस के एक लेखक ने पश्चिम के लिए उन्हें एक क्रिश्चियन सेंट बनाया। गोरखपुर के किसानों ने उन्हें अवतार मानकर अहिंसा को हिंसा में तब्दील कर दिया। और खुद गांधी ने आत्मकथा को आत्मिक सफर बनाकर फैक्ट्स पर पर्दा डाला। और मृत्यु के बाद नेहरू से लेकर ग्रीन पार्टी तक हर किसी ने इस ओपन सोर्स छवि का अपने हिसाब से उपयोग किया। इस लंबे सफर का मूल मंत्र यही है कि जब कोई विचार या व्यक्ति इतना लचीला हो जाता है, तो लोग उसमें सिर्फ वही देखते हैं जो वो वास्तव में देखना चाहते हैं। इंसान महान लोगों को आईने की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो अपने ही आदर्शों का अक्स ढूंढते हैं। ये बहुत प्यारी सोच है कि हम उन्हें एक आईने की तरह देखते हैं। और इस आईने की बात और उस छवि को कंट्रोल करने की कोशिश को देखने के बाद आज के संदर्भ में एक नई और बेचैन करने वाली सोच उभरती है। वो क्या? सब कुछ इंस्टेंटली शेयर हो जाता है। आज एक ऐसा वक्त है जहां किसी नेता का हर छोटे से छोटा कदम, उनकी गलती, उनका गुस्से में दिया गया एक स्टेटमेंट, सब कुछ कैमरा और इंटरनेट पर हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। कोई आज तथ्यों को आसानी से धुंधला नहीं कर सकता क्योंकि हर दावा फैक्ट चेक हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को आज सोचना पड़ेगा। क्या आज के इस हाइपर ट्रांसपेरेंट वक्त में किसी भी राजनीतिक नेता के लिए ऐसी रहस्यमयी, लचीली और चमत्कारी छवि बना पाना या उसे पश्चिम से लेकर पूर्व तक नियंत्रित कर पाना कभी संभव होगा? ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। या आज की ये बेरहम डिजिटल दुनिया किसी नए गांधी जैसे प्रतीक का निर्माण होने नहीं देगी?
ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले इतिहास को देखने का नजरिया बदल देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।